प्रदेश के कई किसान भाई गिलाडिया फूल की खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इसकी फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों में लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से गिलाडिया की फसल कमजोर हो जाती है और पुष्प उत्पादन में कमी आने से किसानों को हानि का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, आप गिलाडिया से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृपाल सिंह वर्मा। किसान भाइयों, आज हम एक चर्चा करने वाले हैं, वो है एक फूल वाली फसल और उसे कहते हैं गिलाडिया। इसे कई नामों से जाना जाता है, इसे नवरंगा के नाम से भी जाना जाता है और सामान्यतः इसे किसान भाई बरसात के सीज़न में लगाते हैं और गर्मी के सीज़न में लगाते हैं। तो जैसा कि अभी जो हमारा समय चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु का समय चल रहा है, अभी जो नवरंगा है, जो गिलाडिया है, इसकी बहार आई हुई है। खरपतवारों की बात की जाए तो किसान भाइयों को ये देखना चाहिए कि उसमें जो खरपतवार हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फसल की जो ऊंचाई है उससे ज़्यादा ऊंचे जा रहे हैं। यदि ऐसा है तो खरपतवारों का नियंत्रण आवश्यक है और यदि खरपतवार थोड़े बहुत हों, फसल की ऊंचाई के बराबर हों, तो उनमें निदाई गुड़ाई की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। किंतु फिर भी इसकी प्रारंभिक अवस्था में 2 बार इसकी निदाई गुड़ाई करना चाहिए हाथ से, जिससे कि वायु संचार अच्छा होता है। तथा जैसे ग्रीष्म ऋतु में जो पानी की समस्या आती है, निदाई गुड़ाई करने से जो पानी है, मिट्टी में जो जल है, उसका संरक्षण होता है और जो फसल है उसकी उचित वृद्धि और बढ़वार होती है। किसान भाइयों, गिलाडिया की फसल से आपको अधिक फूलों का उत्पादन मिले, इसके लिए आप यूरिया का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हुए सिंचाई प्रबंधन कैसे करें, आइए जान लेते हैं। इसी प्रकार हम बात करें इसमें खाद और उर्वरक की, तो खाद और उर्वरक जो है इसमें फसल की अवस्था के समय ही डाला जाता है, लेकिन जो नत्रजन वाली मात्रा है वो फसल की वृद्धि अवस्थाओं में दी जाती है। तो किसान भाइयों को इसकी जो फूलों की तुड़ाई है उसके बाद इसमें 30 से 40 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर अभी उसमें भुरकाव करना चाहिए। लेकिन भुरकाव जो है दोपहर के समय करना चाहिए, सुबह के समय नहीं करना चाहिए और दोपहर के समय करने के उपरांत उसमें सिंचाई देना चाहिए। इससे क्या होता है कि फसल की उचित वृद्धि होती है। इसी प्रकार यदि इसमें सिंचाई की बात की जाए तो सिंचाई निर्भर करती है कि वहाँ का तापक्रम क्या है, वहाँ की जलवायु दशाएं क्या है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो मिट्टी की अवस्था है, मिट्टी किस प्रकार की है, यदि मिट्टी हल्की है तो किसान भाइयों को 1 दिन छोड़ के सिंचाई करनी है। यदि मिट्टी भारी है तो 2 से 3 दिन छोड़कर उसमें सिंचाई करते रहना चाहिए। इससे पौधा जो है, उसके जो फूल हैं वो अच्छी गुणवत्ता के प्राप्त होंगे तथा उसमें कलियां निरंतर लगी रहेंगी और वो अधिक उत्पादन देगा। किसान भाइयों, गिलाडिया की फसल को कुछ कीट और रोग अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, इसमें कुछ समस्याएं आती हैं जो अभी फसल लगी हुई है, जैसा आप देख रहे हैं। तो इसमें कुछ रोग और कीट आते हैं, जैसे कि इसमें एक पत्ती के ऊपर आता है लीफ स्पॉट बीमारी आती है। तो उसमें क्या होता है कि पत्ती के ऊपर धब्बे बन जाते हैं और इस प्रकार पौधा जो है भोजन बनाने में उसको समस्या आती है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को 1 ग्राम कार्बनडाजिम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर और उसको छिड़काव करना चाहिए। इससे इसका प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। इसी प्रकार यदि इसमें कीट की बात की जाए तो इसमें एक इल्ली आती है जो कि पत्तियों को क्षति पहुंचाती है और इसके उपरांत कलियों को और फूलों को भी क्षति पहुंचाती है तथा जो फूल की गुणवत्ता है वो हमारी ख़राब हो जाती है, हमारा उत्पादन ख़राब हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को डाइमिथोएट 1 ml 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इससे इसका प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। गिलाडिया की फसल से गुणवत्ता युक्त फूलों की प्राप्ति हो, इसके लिए फूल की तुड़ाई करते समय किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। इसमें थोड़ी सी समस्या ये आती है कि किसान भाई जब फूलों की तुड़ाई करते हैं तो तुड़ाई करते समय अक्सर ध्यान नहीं रखते हैं और जो पौधे हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो तुड़ाई के समय हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि जो फूल हैं उनकी जो तुड़ाई करते हैं, जो भी कृषि श्रमिक होते हैं, वो तुड़ाई करते समय जो कलियां हैं वो प्रभावित ना हो, ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। कई बार क्या होते हैं कि तोड़ने के साथ साथ जब तोड़ते हैं तो पौधे को खींचने का इस तरह की कभी कभी समस्याएं बनती है। तो उनको जो है तीखे नाखून या कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती है आपके
कैंची वगैरह उनकी सहायता से भी फूलों को तोड़ सकते हैं आवश्यकता अनुसार। और तुड़ाई का जो काम है सामान्यतः यदि सुबह के समय किया जाए 8 बजे के पहले तो वो अच्छा रहता है। उस समय क्या होता है, पौधा मुलायम रहता है तो फूल जो है टूटने में उसकी आसानी रहती है। तोड़ने के उपरांत ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि फूलों को संग्रहित करने के लिए छाया वाले स्थान की आवश्यकता होती है। जो इस कपड़े रहते हैं, कपड़े में जो फूल हैं उनको तोड़कर और वहाँ पर रखते रहना चाहिए छाया में, तथा उस पर हल्के से पानी के जो बौछार है उनका छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि फूल ताज़े बने रहते हैं और उनकी खुशबू बनी रहती है। किसान भाइयों, जैसा कि फसलों की कटाई गहाई का कार्य जोरों पर चल रहा है और देश में कोरोना ने कहर मचा रखा है, ऐसे में आम जन के साथ साथ किसानों को भी इस कोरोना के कहर से बचाव करना होगा। तो आप इस कोरोना से कैसे बचें, आइए जान लेते हैं। लॉकडाउन में अनाज भंडार के रूप में किसानों की मेहनत ही देश के काम आ रही है। फिर भी इस वक्त सबसे ज्यादा किसान ही परेशान है। पहले से चला आ रहा कृषि संकट लॉकडाउन के चलते गहरा हो गया है। इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन है, जिसके चलते लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। लेकिन रबी फसलों की कटाई का समय भी है, जिसे अनिवार्य रूप से किसानों को करना है। इसे ध्यान में रखते हुए खेती संबंधी कार्य के लिए किसानों को कई रूप से छूट दी गई है। कुछ सावधानियों को अपनाते हुए किसान खेती के कार्य को पूरा कर सकते हैं। इस बीच किसानों को यह अनिवार्य रूप से ध्यान रखना होगा कि खेती का कार्य करते समय वो सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर खेतों में कार्य को अंजाम दें। इसके अलावा खेती के काम को पूरा करने के लिए किसान जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, यानी जिस कार्य को वो बहुत जल्द खत्म करना चाहते हैं उसे थोड़ा अधिक समय में पूरा कर लें, जिससे खेत में दूरी बनी रहेगी और एक साथ कई श्रमिकों को खेत में कार्य नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में हो सकता है आपको थोड़ी मुश्किल जरूर हो, लेकिन आप समय न गंवाकर इस मुश्किल घड़ी में सुरक्षित रहकर खेती के काम को पूरा कर पाएंगे। खेत में कार्य करते वक्त किसानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो साबुन से हाथ जरूर धोते रहें। इसके अतिरिक्त खेत में खाद या फिर कीटनाशक के अलावा अगर बोरी आदि में कुछ आवश्यक सामग्री ले जा रहे हों तो उसे सैनिटाइज जरूर कर लें। कटाई के दौरान बीच बीच में अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ करते रहें। फसल कटाई का काम कई दिनों तक चलता है, इसीलिए हर दिन के कपड़े एक दिन पहले ही निकाल कर रख लें। एक ही ड्रेस को रोजाना न पहने। काम खत्म होने के बाद कपड़ों को अच्छी तरह से धोकर तेज धूप में सुखाकर ही इस्तेमाल करें। मुंह को कपड़े या मास्क से ढककर ही कटाई का काम करें। तो वहीं खेत पर कोई अनजान श्रमिक आ जाए तो फिर उसे खेत पर आने से रोकें, ताकि इस वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। किसान भाइयों, जब आप फसलों की कटाई और गहाई के काम में ली जाने वाली मशीनों को साफ जरूर कर लें। साथ ही हो सके तो मशीन एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथ साबुन से जरूर धो लें। सबसे जरूरी बात ये कि जब खेत में फसल की कटाई हो तो उसे अधिकतम दूरी पर ढेर बनाएं और एक साथ कई श्रमिकों को एक ढेर पर कार्य करने से रोकें। फसल की कटाई के बाद उसे भंडारित करते समय ये ध्यान रखें कि उन्हें नई बोरियों में भरें। जब किसान फसल उत्पाद को मंडी में ले जाएं तो वो दूरी बनाए रखें और हर प्रकार से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। यदि आपका ट्रैक्टर ड्राइवर चला रहा है और फिर बाद में आप भी चलाएं तो अपने हाथों को मुंह और आंखों से लगाने से बचें और चलाने के तुरंत बाद साबुन से हाथ धोएं और जितना हो सके उतना बाजार का सामान लेने से बचें। कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में किसान भी खुद को सुरक्षित करने के साथ साथ लोगों के अन्न की भी रखवाली कर रहे हैं। अक्सर किसान कटाई के बाद उपज या तो बेच देते हैं या फिर उसे भंडारित करते हैं और यही किसानों से कुछ न कुछ चूक हो जाती है, जिससे भंडारण के दौरान काफी नुकसान होता है। इसलिए उपज का सुरक्षित भंडारण कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक कुमार जायसवाल। नमस्कार किसान भाई, आज हम लोग बात करेंगे भंडारण के विषय में। तो कटाई के उपरांत सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती होती है, किसान भाइयों के लिए चुनौती होती है उसका संरक्षण। क्योंकि फसल उत्पादन तो अच्छा हो जाता है, बहुत मेहनत करते हैं, उत्पादन अच्छा हो जाता है, लेकिन उसको बचाना भी हमारे लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। देश के कुल उत्पादित खाद्यान्नों का 72.5% भंडारण किसानों के घरों में पुरानी एवं परंपरागत विधाओं से अनाज भंडारण किया जाता है।
जबकि 27.5% सरकार वैज्ञानिक भंडारण भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वैज्ञानिक ढंग से करती है। तो भंडारण मुख्यतः दो वजह से किया जाता है, एक खाने के पर्पज से, उपभोग के लिए, और दूसरा होता है बीज के पर्पज से। तो जैसा कि हमको पता है कि जो हम बीज के लिए हम रख रहे हैं उसमें तो हमको बहुत आसानी रहती है कि भाई हम उसमें कोई भी केमिकल, इंसेक्टिसाइड और कोई भी पेस्टिसाइड मिला सकते हैं, लेकिन जब हम उपभोग के लिए करते हैं तो उसमें हम नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि हमको उसको डायरेक्टली हम उसको खाते हैं, उसको हम यूज करते हैं दाल के रूप में और भी विभिन्न तरह से, तो उसके लिए हमको ध्यान बरतना होता है। तो ये जो भंडारण की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है खेत से ही। मुख्यतया जो नुकसान पहुंचाते हैं वो होते हैं कीट। कीटों में 4 अवस्थाएं होती है, होता है उसमें एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो किसान भाई क्या होता है कि जब भी बोरा वगैरह जिसमें वो संरक्षित करते हैं उसकी सफाई अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसमें जो उसका होता है प्यूपल स्टेज वो उसमें पड़ा रहता है, जिसको किसान भाई आँख से, हम भी कोई आँख से उसको नंगे आँख से नहीं देख सकते हैं। तो जब हम उसको सुखा देते हैं या उसको धूप में हम 24 घंटे 48 घंटे के लिए जब हम रख देते हैं तो उससे हमको ये फ़ायदा होता है कि उस पर जो प्यूपा होते हैं, जो उसका रेस्टिंग स्टेज होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब हम उसमें भर करके ले आके जब हम उसको कहीं भी रखते हैं, संरक्षित करते हैं, तो उसकी आयु बनी रहती है। दूसरी चीज़ होती है, मुख्यतया दलहन में विभिन्न तरह के घून और भृंग कीट वगैरह लगते हैं, तो उसके लिए हमको सफाई सबसे बड़ा आवश्यक चीज़ है। दूसरा आवश्यक चीज़ है उसको सोलराइज करना, मतलब धूप में अपने दाने को सुखाना। अगर उसमें किसी भी तरह का नमी है दाने में, हमारे चाहे दलहन हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूँ हो, कोई भी फसल हो, जब हम संरक्षण के लिए जाते हैं, जब उसमें नमी रहती है तो उसमें विभिन्न तरह की कीट के साथ साथ उसमें बहुत तरह के जो फंगस है, बहुत तरह के जो उसमें वो भी अटैक होते हैं, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी और ख़राब हो जाती है, जिससे कि वो मार्केट में उसका डिमांड कम हो जाता है और उसका हमको जो मिलना है पैसा प्रति किलो वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखने से हमको 2-3 फायदे होते हैं। अनाज भंडारण के पूर्व ध्यान दें, भंडारण गृह या गोदाम को साफ सुथरा कर दीवारों को चूने से पुताई करें। भंडारण घर का फर्श धुलकर अच्छे प्रकार से सुखा लेना चाहिए। दीवार, फर्श, छत को कोई छेद या दरार नहीं होना चाहिए, यदि है तो मरम्मत करें। भंडारण घर की सफाई के साथ कीटों के संक्रमण से मुक्ति कर लें। इसके लिए मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर घोल की 3 लीटर मात्रा से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र की पुताई या छिड़काव करें। पुराने खाली बोरे, दीवारें, फर्श, पट्टियों, लकड़ी के तख्ते आदि कीटनाशक से छिड़काव द्वारा कीट संक्रमण से मुक्त करें। भंडारित अनाज को भली प्रकार साफ कर लें। अनाज, भूसा, धूल, खरपतवार से मुक्त तथा कटा पिटा अनाज भी अलग कर लें। अनाज को कड़े धूप में सुखा लें और ठंडा करके भंडारित करें। भंडारित अनाज में 10 से 12%, दलहन में 8 से 10% और तिलहन में 8 से 10 से नमी होनी चाहिए। एक चीज़ और आवश्यक है कि जब भी हम रखते हैं बोरे के रूप में, बोरे में इन दलहनी या किसी भी फसल को, तो उसमें हमेशा जगह बना करके रखें, जिससे कि वायु का आदान प्रदान बोरों के बीच में होता रहे। और दूसरी चीज़ कि जब भी हम बोरों में उसको रखते हैं तो गांव में हम लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि जैसे करंज की पत्ती हम रख दिए, नीम की पत्ती रख दिए, हल्दी का गांठ वगैरह भी हम रख देते हैं, तो उससे भी कीट भागते हैं। लहसुन और प्याज को भी हम गांठ के रूप में उसके अंदर डाल देते हैं, तो उससे कीट क्या है कि उसके बोरों के अंदर नहीं आते हैं और जो उनके जो प्यूपल स्टेज है या लार्वल स्टेज है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक उपाय होता है। दूसरी बात आती है, जब भी हम करते हैं बीज के पर्पज से, बीज के उद्देश्य से, जब हम किसी दलहनी फसल का संरक्षण करते हैं तो उसमें हम किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड या हम धूम्र के सहयोग से हम उसको बचा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। किसान भाइयों को बाज़ार में जाते हैं और बहुत सारे कीटनाशक उपलब्ध है, जैसे डेल्टामेथ्रिन हुआ और बहुत तरह के HCN हो गया, तो उनके गोली के रूप में आते हैं, जिसको हम कॉटन के कपड़े में बांध करके उसमें हम डाल देते हैं, जिससे हम लंबे समय तक उसका हम संरक्षण कर सकते हैं। बेहतर है कि अगर हम जो भी बोरे रखने वाले हैं उसके नीचे प्लास्टिक का एक लेयर, एक शीट बिछा दें, या अगर हमारे पास उपलब्ध है तो सबसे बेहतर है कि लकड़ी का हम कोई उस तरह का उसको ऊँचा स्थान, ज़मीन से उसको हम थोड़ा ऊँचा रखें, जिसकी वजह से उसमें नमी न आने पाए। वहाँ पे उसके बाद हम बोरों का भंडारण करें, जिससे कि सुचारू रूप से हम भंडारण कर सके। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से
आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला जयपुर से सुभाष चंद्र जी ने। आप पशुओं में होने वाले खुरपका मुंहपका रोग के कारण और इसके निदान पर जानकारी चाहते हैं। तो सुभाष चंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। अपने राज्य में कृषि मुख्य आय का स्रोत है और कृषि के साथ साथ किसान भाई पशुपालन भी करते हैं। तो कृषि और पशुपालन एक दूसरे से चोली दामन का साथ है। तो जो मुख्य आय अब ये किसान प्राप्त करता है वो पशुपालन से भी करता है, लेकिन अपने कुछ बीमारियां ऐसी है जिससे उनकी आय के अंदर काफ़ी नुकसान हो जाता है। उनमें से अपने एक है खुरपका मुंहपका रोग, जो मुख्यतः क्या है गाय भैंसों के अंदर होता है। किसान भाइयों, गाय भैंसों में खुरपका मुंहपका रोग, जिसे FMD कहा जाता है, होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है तथा कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है, साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खुरपका मुंहपका रोग से ग्रसित पशुओं में कई लक्षण दिखाई देते हैं। यह विषाणु जनित रोग होता है, छूतेदार रोग होता है, संक्रामक रोग है, एक दूसरे के संपर्क में आने से तेजी से फैलता है और इसके अंदर जो क्रॉस ब्रीड होती है संकर नस्ल के, उनमें और तेजी से फैलता है। तो इसके अंदर टेम्परेचर जो ताप होता है वो 105 से 7 बहुत तेज हो जाता है, 105 से 7 डिग्री तक हो जाता है और मुंह से लार पड़ती है, खुरों के अंदर, मुंह के अंदर, इसके अंदर छाले पड़ जाते हैं, जीभ के अंदर छाले हो जाते हैं और गादी के अंदर और थनों के ऊपर छाले पड़ जाते हैं और मुंह इसके अंदर जो खुरों में छाले पड़ते हैं उससे लंगड़ाने लग जाता है। और सबसे बड़ा ये है कि इससे मृत्यु दर तो नहीं होती, इसमें मौत तो नहीं होती, लेकिन इसमें दूध एकदम से गिर जाता है तो पशु को बहुत आर्थिक नुकसान होता है इसका। लक्षणों के आधार पर पशु का उपचार किया जाता है। रोगी पशु में सेकेंडरी संक्रमण को रोकने के लिए उसे पशु चिकित्सक की सलाह पर एंटीबायोटिक के टीके लगाए जाते हैं। मुंह और खुरों के घावों को फिटकरी या पोटाश के पानी से धोते हैं। मुंह में बोरोग्लिसरीन तथा खुरों में किसी एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके बचाव के लिए यही है कि प्रतिवर्ष से इसका FMD का टीका लगवाए, इसके बीमारी के बचाव के लिए प्रतिवर्ष टीकाकरण करवाए और जैसे छाले पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं तो उसके लिए तो लाल दवा से, जहाँ छाले पड़ जाते हैं उसको लाल दवा से साफ करें, कीड़े पड़ जाते हैं तो टर्पेंटाइन ऑयल से उसको वो लगाएं वहाँ पे। ये इसके बचाव का उपाय है। पशुओं को FMD रोग से बचाव के उपाय। इस बीमारी से बचाव के लिए पशुओं को पॉलीवेलेंट वैक्सीन के वर्ष में 2 बार टीके अवश्य लगाने चाहिए। बछिया में पहला टीका 1 माह की आयु में, दूसरे तीसरे माह की आयु तथा तीसरा 6 माह की उम्र में और उसके बाद नियमित सारिणी के अनुसार टीके लगाए जाने चाहिए। बीमारी हो जाने पर रोगग्रस्त पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। बीमार पशुओं की देखभाल करने वाले व्यक्ति को भी स्वस्थ पशुओं के बाड़े से दूर रहना चाहिए। बीमार पशुओं के आवागमन पर रोक लगा देना चाहिए। रोग से प्रभावित क्षेत्र से पशु नहीं खरीदना चाहिए। पशुशाला को साफ सुथरा रखना चाहिए। ये दूषित चारे पानी से भी फैलता है और जो इसकी देखभाल करता है बीमार पशुओं की, उससे भी फैल जाता है और इसके अंदर जो पशु इस रोग में आ जाता है उस पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए, क्योंकि यह छूतदार रोग है। एक पशु के संपर्क से में आने से दूसरे पशु को भी फैल जाती है। तो स्वस्थ पशु को उसका खाना, पानी, दाना सब अलग से व्यवस्था होनी चाहिए और जो उसकी देखभाल करता है वो बाड़े से बाहर आने के बाद में उसको अपने हाथ पैर साबुन से, इनसे डिटोल से धोना भी चाहिए। पशुओं में ये रोग आ भी जाता है तो अपने निकट के पशु चिकित्सालय से संपर्क करके डॉक्टर को दिखाएं और इससे इलाज कराएं और इसका प्रतिवर्ष टीकाकरण करा के पहले से ही इसका टीकाकरण करा ले तो ये रोग नहीं आएगा और अपन बहुत बड़ी आर्थिक हानि होने से बच सकते हैं। इस तरह से पशुपालक भाई अपने आर्थिक हानि को होने से रोक सकता है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है,
कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।